हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विद्यार्थी फाइव पर। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ हैं और आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। तो दोस्तों, इस सेशन में हम बात करेंगे हिस्ट्री प्रैक्टिस सेट 3 की। इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुकी है, जाके उसे जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए हम इस सेशन को अब स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो देखिए, ये थे स्वामी विवेकानंद। और रामकृष्ण मिशन की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1897। तो देखिए, स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, अपने गुरु द्वारा दी गई शिक्षा को प्रोपोगेट करने के लिए इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है। और अगर स्वामी विवेकानंद जी की बात करें तो देखिए, इनका जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था। और ये जो 12 जनवरी है, इस डेट को हम नेशनल यूथ डे के नाम से मनाते हैं, यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस। और इनका बचपन का नाम क्या था? तो ये था नरेंद्र नाथ दत्ता। ठीक है। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? आपका करेक्ट आंसर स्वामी विवेकानंद। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सीताराम राजू के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन चला? तो देखिए, ये था रंपा विद्रोह, और इसे हम मन्यम विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। और इस आंदोलन का संबंध था आंध्र प्रदेश से, जो कि उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था। और इस आंदोलन के नेता कौन थे? तो ये थे अल्लूरी सीताराम राजू। क्योंकि यह एक प्रकार का जनजाति विद्रोह था, तो इसका कारण था 1882 में अंग्रेजों द्वारा लाया गया मद्रास फॉरेस्ट एक्ट। इस एक्ट के तहत अंग्रेजों ने फॉरेस्ट का कमर्शलाइजेशन शुरू किया, जिसके बाद वहां पर रह रहे जनजातियों ने जो वे पोडू नाम की शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस किया करते थे, उसे बैन कर दिया गया। और इसी के बाद ही 1922 में यह आंदोलन शुरू होता है। और सीताराम राजू के मृत्यु के बाद यानी कि 1924 में यह आंदोलन को कुचल दिया जाता है। ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो देखिए, 1905 के बंगाल विभाजन के बाद में उसी के एक साल बाद 1906 में 30 दिसंबर यहाँ पे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। और इसने एक मेजर रोल प्ले किया भारत के विभाजन में, जिसके बाद में एक नया देश पाकिस्तान बना। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे? तो देखिए, यहाँ पे ए ह्यूम, ये थे आईएनसी के फाउंडर। ठीक है। इन्होंने 1885 में इन्होंने कांग्रेस की फाउंडेशन की थी, और ये पहले महासचिव थे, पहले जनरल सेक्रेटरी थे। ठीक है। और अगर बात करें पहले कांग्रेस की सेशन की, यानी कि पहले अधिवेशन की, तो ये हुई थी बॉम्बे में। और बॉम्बे में कहाँ पे? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, ठीक है, जो कि था बॉम्बे में। हालांकि इसे पहले प्लान किया गया था पुणे में, बट किसी कारण से वहां पे हो नहीं पाया। और ये पहले सेशन में कुल मिला के 72 डेलीगेट्स शामिल हुए थे। और पहले सेशन के लीडर कौन थे, यानी कि प्रेसिडेंट कौन थे? तो ये थे WC बैनर्जी। ठीक है। और ये पहला सेशन होता कब है? तो ये 28 दिसंबर 1885 में। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1924 में बेलगाम अधिवेशन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, 1924 का अधिवेशन ये एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। ठीक है। और बेलगाम कहां पे है? तो ये है कर्नाटक में। ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो देखिए, ये लड़ा गया था 18 जून 1576 में। ठीक है। और ये किसके बीच लड़ा गया था? तो ये थे महाराणा प्रताप और अकबर, इन दोनों के बीच में। और अकबर की तरफ से यहां पे सेनापति कौन था? तो ये था राजा मान सिंह प्रथम। ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। हवा महल किस शहर में स्थित है? तो देखिए, ये स्थित है जयपुर में। इसे बनाया था महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने, सवाई प्रताप सिंह 1799 में। ठीक है। और इसके शिल्पकार कौन थे, यानी कि आर्किटेक्ट? तो ये थे लालचंद उस्ताद। ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो देखिए, ये थे बहादुर शाह द्वितीय, जिसे बहादुर शाह जफर के नाम से भी जानते हैं, जो कि इनका पोएटिक टाइटल था। और 1857 के रिवॉल्ट में ये लीडर थे। ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। भारत में गरीबी और गैर ब्रिटिश शासन पुस्तक किसने लिखी है? तो देखिए, ये लिखा गया है दादा भाई नौरोजी द्वारा। इस किताब में इन्होंने
जीडीपी की गणना की थी 1876 में। इनके हिसाब से जो पर कैपिटा इनकम है वो प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी भारतीयों की, और इनके द्वारा जीडीपी कैलकुलेट की गई थी लगभग 340 करोड़ रुपए। और अगर दादा भाई नौरोजी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करें तो देखिए, इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, और इसी के साथ में अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ठीक है, और इन्होंने 3 कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्षता किया था, जिसमें से 1886 में कलकत्ता अधिवेशन, 1893 में लाहौर अधिवेशन और 1906 का कलकत्ता अधिवेशन, ये तीनों शामिल थे। ठीक है, और जिस तरीके से पहले प्रेसिडेंट डब्ल्यूसी बनर्जी थे तो ये दूसरे थे। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में। और देखिए, इनके द्वारा एक अखबार चलाया गया था जिसका नाम था रोस्त गुफ्तर। ये एंग्लो गुजराती भाषा में इन्होंने लॉन्च किया था, और रोस्त गुफ्तर का मतलब होता है द ट्रूथ टेलर। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आजाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष हुआ था? तो देखिए, 1942 में कैप्टन मोहन सिंह, इनके द्वारा आजाद हिंद फौज का गठन होता है, यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी। फिर बाद में उसी के 1 साल बाद 1943 में इसकी कमान सुभाष चंद्र बोस के हाथ में चली जाती है। और आजाद हिंद फौज का एम क्या होता है? ये था मिलिट्री एक्शन के थ्रू भारत को आजादी दिलाना। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? तो देखिए, ये थी सरोजनी नायडू, इन्हें ही भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है। और देखिए, इनका जन्म फरवरी 13, 1879 में हुआ था, और इनके जन्मदिन को यानी कि फरवरी 13 को नेशनल वुमेन्स डे यानी कि राष्ट्रीय महिला दिवस के नाम से भी मनाया जाता है। और भारत की ये पहली गवर्नर थी यूनाइटेड प्रोविंस की, और इसी के साथ पहली भारतीय महिला थी ये जिन्होंने किसी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और वो था 40वां अधिवेशन कानपुर का। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो देखिए, सबसे पहले ये टर्म कॉइन किया गया था शेम्पाक रमन पिल्लई द्वारा। रमन पिल्लई, क्योंकि ये ऑप्शन में है नहीं, तो देखिए इसे पॉपुलर किया गया था सुभाष चंद्र बोस द्वारा, और आगे चल के ये स्लोगन बना आईएनए का, यानी कि आजाद हिंद फौज का ये स्लोगन बना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? यानी कि हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट। तो देखिए, लोग यहाँ पे काफी कंफ्यूज होते हैं सती प्रथा में और हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट में। तो देखिए, एक एक करके समझते हैं हम इसे। सती प्रथा का जो अंत हुआ था ये हुआ था 1829 में, और ये किसके प्रयासों के कारण हुआ था? तो ये थे राजा राममोहन रॉय। ठीक है, और इसमें भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। और देखिए, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये पारित हुआ था 1856 में, और इसे एक्ट 15 के नाम से भी जानते हैं, और ये था प्रयास ईश्वर चंद्र विद्यासागर के परिणामों के कारण ये एक्ट पारित हुआ था। और इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। तो इस चीज को याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हरिहर और बुक्का किस साम्राज्य के संस्थापक थे? तो देखिए, ये थे विजयनगर एम्पायर के। 1336 में विजयनगर एम्पायर की शुरुआत होती है। इसके अंदर 4 डायनेस्टीज हैं। सबसे पहले संगम डायनेस्टी, फिर बाद में सलुआ, फिर तुलुआ, और उसके बाद में अरावीडू। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पुरंदर की संधि किस वर्ष में हस्ताक्षरित हुई थी? तो देखिए, यहाँ पे 2 पुरंदर की संधियां हैं, एक है 1665 में और एक हुई थी 1776 में। अगर 1776 वाली बात करें तो देखिए, पहले एंग्लो मराठा वॉर के बाद में ये अंग्रेजों और मराठों के बीच में साइन हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे 1665 की अगर बात करें, जो कि यहाँ पे ये ऑप्शन है आपकी, तो देखिए ये साइन हुआ था जय सिंह फर्स्ट और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच में।
जहां पे जय सिंह फर्स्ट मुगल कमांडर था, ठीक है, और छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा के लीडर थे। और इस ट्रीटी के तहत छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने 23 किले वापस करने थे और 4 लाख सोने के सिक्के वॉर कंपेंसेशन के तौर पे मुगल को सौंपने थे, और इसी के साथ साथ औरंगजेब से मिलने आगरा जाना था। तो ऐसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन थे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो देखिए ये शुरुआत की गई थी गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा। ये सिखों के 10वें गुरु हैं, ठीक है। इन्होंने 1699 में बैसाखी के दिन पे खालसा पंथ की शुरुआत की थी, और खालसा पंथ 5 क इस सिद्धांत पे काम करता है, या फिर 5K, ठीक है, जिसमें से एक है केश, फिर कड़ा, कंघा, कछेरा और किरपण। तो इन सिद्धांतों पे ये काम करता है, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। असम में पौवा मक्का किसकी समाधि है? पौवा मक्का यानी कि 1/4 मक्का, तो ये है पीर गियासुद्दीन औलिया की ये समाधि है, और इसे बनाया था शुजाउद्दीन मोहम्मद शाह ने 1657 में। शुजाउद्दीन मोहम्मद शाह, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुगल चित्रकला अपने चरम पर किसके शासनकाल में पहुंचा? तो देखिए चित्रकला, अगर बात करें चित्रकला की, तो ये जहांगीर के समय थी, जो कि अकबर के बाद में राजा बने थे। और देखिए अगर यहाँ पे बात करते हैं शिल्प कला की, शिल्प कला किसके समय पे चरम सीमा पे थी? तो ये शाहजहां हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि शिल्प कला यानी कि आर्किटेक्चर, ठीक है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को बंगाल में दस्तक प्रदान किया था? तो देखिए ये किया गया था फारूक सियार द्वारा। फारूक सियार लंबे समय से एक बीमारी से जूझ रहे थे, और इनका इलाज विलियम हैमिल्टन द्वारा किया गया था, जो कि ब्रिटिश सर्जन थे, ठीक है, सर्जन थे। और इसी से खुश होकर फारूक सियार ने अंग्रेजों को दस्तक प्रदान किया। और ये दस्तक क्या है? तो ये था ड्यूटी फ्री ट्रेड, यानी कि आप ट्रेड करेंगे और आपको टैक्स में एग्जेम्पशन मिलेगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब डलहौजी ने अवध को विलय किया था, उस समय अवध का नवाब कौन था? तो देखिए डलहौजी काफी महत्वाकांक्षी गवर्नर जनरल थे। ये चाहते थे कि ब्रिटिश एम्पायर ज्यादा से ज्यादा एक्सपैंड हो, और इसी के लिए ये एक एक्ट लाए थे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इस एक्ट के तहत अगर कोई भी राजा अपना नेचुरल सक्सेसर मेल बायोलॉजिकल चाइल्ड अगर प्रोड्यूस करने में असमर्थ होता है, तो उस राज्य को ब्रिटिश के अंडर विलय कर लिया जाएगा, ठीक है। ब्रिटिश उसे एनेक्स करके अपनी पार्ट बना लेगी। तो जब डलहौजी ने अवध का विलय किया, तब वाजिद अली शाह वहां के राजा थे, ठीक है, लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इन पे लागू नहीं करती थी। तो इसलिए मिसरूल का कॉन्सेप्ट बताकर, यानी कि कुशासन, यह वजह बताकर इन्होंने एनेक्स कर लिया, ठीक है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था? तो यहां पे देखिए बंगाल का पहला गवर्नर जनरल ये था वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। लेकिन बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल, लास्ट गवर्नर जनरल, और भारत का पहला गवर्नर जनरल ये था लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। और भारत का आखिरी गवर्नर जनरल या फिर पहला वॉइसरॉय ये कौन था? तो ये था लॉर्ड कैनिंग। और भारत का आखिरी वॉइसरॉय ये था माउंटबेटन। तो आपका ऑप्शन यहां पे क्या हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक, बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल। तो इसे देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो देखिए जमींदारी प्रणाली को परमानेंट सेटलमेंट भी कहते हैं, और इसकी शुरुआत हुई थी 1793 में कॉर्नवालिस द्वारा, ठीक है। और इसके अलावा रियोतवारी सिस्टम, जो कि 1820 में आया था, और इसकी स्थापना किसने की थी? तो ये थे कैप्टन
अलेक्जेंडर रीड और सर थॉमस मुनरो। ठीक है, इन्होंने रियोतवारी सिस्टम लागू की थी। और इसके अलावा महलवारी सिस्टम जो है ये 1822 में ये होल्ट मैकेंजी द्वारा लाई गई थी। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो देखिए ब्रिटिश पीएम क्लेमेंट एटली, इन्होंने कैबिनेट मिशन भेजा था फरवरी 1946 में, और भारत में ये मार्च 1946 में आता है। ठीक है, और देखिए कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर्स थे जिन्हें हम साप के नाम से भी जानते हैं, यानी कि स्टैफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेहरू लियाकत समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? तो देखिए ये हुआ था 1950 में। इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, और इस समझौते का मुख्य उद्देश्य ये था कि दोनों देशों में जो अल्पसंख्यक हैं उनके साथ व्यवहार में सुधार लाना और उनके अधिकारों और सुरक्षा को सुनिश्चित करना। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो देखिए इस क्वेश्चन को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया 11th क्वेश्चन में, और इसका आंसर है सरोजिनी नायडू। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस दिन फांसी दी गई थी? तो देखिए 23 मार्च 1931 इस दिन फांसी दी गई थी इन तीनों को, और 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, शहीद दिवस। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो देखिए ये 1930 में हुआ था, और 1931 में दूसरा हुआ था, और 1932 में तीसरा, और ये तीनों के तीनों लंदन में आयोजित हुए थे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच हस्ताक्षरित हुआ था? तो देखिए ये पूना समझौता जो है ये 24 सितंबर 1932 में ये हस्ताक्षरित हुआ था महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच में। ठीक है, और देखिए इस पैक्ट में मुख्य बातें ये थी कि पॉलिटिक्स में दलित रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाना, यानी कि शेड्यूल कास्ट जो रिप्रेजेंटेशन है इसे बढ़ाना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई थी? तो देखिए ये दिया गया था लाला लाजपत राय को। और देखिए श्री कृष्ण सिन्हा की बात करें तो इन्हें बिहार केसरी कहा जाता है, जो कि बिहार के पहले सीएम थे। और टंगुटूरी प्रकाशम पंतलू, इन्हें हम आंध्र केसरी के नाम से जानते हैं, आंध्र केसरी, और ये आंध्र प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रुहेलखंड बरेली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए बरेली से ये विद्रोह हुआ था खान बहादुर खान द्वारा। ठीक है, और अगर हम बाकी लोगों की बात करें, देखिए कुंवर सिंह ने बिहार से इस विद्रोह को आगे बढ़ाया, और मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद से, और नाना साहेब ने कानपुर से। ठीक है, तो दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ में हम आज के इस सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये सेशन पसंद आई होगी। इस सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और इस सेशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, क्योंकि ऐसे कंटेंट हम लाते रहेंगे जो आपके एग्जाम में आपकी मदद करे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग।